देखिए, मेरा जो शेयर है वो हाउसिंग फाइनेंस से रिलेटेड है और हमको कैनफिन होम्स पसंद है। हमको लग रहा है कि एंटायर हाउसिंग फाइनेंस स्पेस में अगर हम देखें, तो काफ़ी स्टेबल और स्टेडी परफॉर्मेंस कैनफिन होम्स ने दिखाया है। पिछले साल करीबन 2700 करोड़ पे 600 करोड़ का प्रॉफिट किया था। हमारा मानना है कि इस साल कम से कम सवा 700 साढ़े 700 करोड़ की प्रॉफिट आएगी और तीसरी तिमाही भी काफ़ी अच्छी थी। इनफैक्ट एसेट क्वालिटी की बात करें तो 1% के नीचे है। लोन बुक ग्रोथ, डिपॉजिट ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा है और सबसे बड़ी बात जो इनके कस्टमर प्रोफाइल है और ऑलमोस्ट 75% सैलरीज और प्रोफेशनल से आते हैं, तो यहाँ पे एसेट क्वालिटी का डर इतना नहीं होता। आने वाले दिनों में कंपनी कह रही है कि बहुत नए वर्टिकल में एंटर करेगी और डेफिनेटली कैनरा बैंक की सब्सिडी होने के कारण इनको काफी सपोर्ट मिल रहा है। मेरे ख्याल से अगर नजरिया आपका कम से कम 6 से 12 महीना है, तो 950 साढ़े 900 का टारगेट प्राइस लेके यहाँ पे एक छोटी खरीदारी कर सकते हैं। तो ये मेरी तरफ से स्टॉक। नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, सीआई ऑटोमोटिव एक वेल नोन ऑटो कंपोनेंट प्लेयर है और नॉट ओनली इंडिया लेकिन यूरोप और यूएस के मार्केट्स में भी ऑपरेट करती है। नंबर्स में कोई ज्यादा एक्साइटिंग नहीं लग रहा है, बट मेरे ख्याल से जो कमेंट्री आज के कॉन्फ्रेंस कॉल में आएगी वो इंपॉर्टेंट रहेगी। और दूसरी बात, मुझे लगता है कि जिस प्रकार का ट्रैक्शन हमको डोमेस्टिक मार्केट में दिख रहा है, इसका फायदा कंपनी को जरूर मिलेगा। तो जिनके पास दीपांशु ये स्टॉक है वो होल्ड करे, बट कोई बड़ा री रेटिंग या कोई बड़ा अपसाइड शॉर्ट टर्म में आने के लिए थोड़ा समय लगेगा। तो जिनको लंबी अवधि के लिए खरीदना है, मेरे ख्याल से इसमें थोड़ा निवेश आप कर सकते हो, लेकिन शॉर्ट टर्म में कोई बड़ा ट्रिगर आएगा ऐसा लग नहीं रहा है। देखिए, जिस प्रकार के नंबर्स बजाज फाइनेंस ने तीसरे तिमाही के लिए डिक्लेयर किए थे, मुझे लग रहा है कि मैनेजमेंट काफी कॉन्फिडेंट है कि आगे का ग्रोथ रवैया भी बहुत पॉजिटिव रहेगा। इनफैक्ट एसेट क्वालिटी की बात करें, लोन बुक ग्रोथ की बात करें, तो सब पैरामीटर्स पे बजाज फाइनेंस ने काफी अच्छे नंबर दिखाए। और मेरा तो मानना है कि आने वाले दिनों में अगले साल दैट इज FY25 भी काफी स्ट्रांग रहेगा। अभी इनका डिजिटल ऐप भी पूरी तरह से तैयार हो चुका है। जो स्केलेबिलिटी और ट्रैक्शन कंपनी बता रही है, मेरे ख्याल से आपको FY25 में और भी स्ट्रांग ग्रोथ देखने को मिलेगा। और एनबीएफसीज में मुझे लग रहा है कि जो बड़े एनबीएफसीज है उन्हीं के लिए मेरे ख्याल से रोड मैप काफी स्ट्रांग है, क्योंकि आरबीआई ने भी काफी सख्ती जताई है एनबीएफसीज पे। ओनली कैविएट इज दीपांशु, अभी रिलायंस जियो फाइनेंशियल अभी बहुत तेजी से मार्केट में उतर रहा है। तो आगे चल के हमको देखना पड़ेगा कि कितना कंपटीशन का असर होता है, क्योंकि यही सेगमेंट्स में जहां पे बजाज फाइनेंस काम कर रहा है वहीं पे जियो फाइनेंस आएगा। तो डेफिनेटली नियर टर्म में तो प्रोस्पेक्ट्स अच्छे लग रहे हैं, लेकिन आगे रवैया कंपटीशन का कैसे पैन आउट होता है वो आगे हमको देखना पड़ेगा। मेरे ख्याल से देखिए, जिस प्रकार की कमेंट्री मैनेजमेंट से आई है, मुझे लग रहा है कि आने वाले साल के नतीजे बहुत अच्छे रहेंगे। और काफी समय तक ग्लेनमार्क फार्मा एक अंडर परफॉर्मर रह चुका है, लेकिन अभी हमको लग रहा है कि आने वाला साल इनके लिए काफी अच्छा रहेगा। और वैल्यूएशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर सारी फार्मा कंपनीज को हम देखें, तो ग्लेनमार्क इसमें डेफिनेटली रिलेटिवली अंडर वैल्यूड लग रहा है। तो मेरा भी मानना है कि अगर किसी को साल भर का नजरिया है, तो करीबन 940 950 का फर्स्ट टारगेट पॉसिबल है। आई थिंक इसमें भी अभी भी हम अगर खरीदते हैं, थोड़ा सा स्टॉक बढ़ चुका है, लेकिन अगर निवेश 6 से 12 महीने की बात कर रहे हैं, तो 940 950 का फर्स्ट टारगेट पॉसिबल लग रहा है। और इसमें डेफिनेटली फर्स्ट क्वार्टर के नंबर जब FY25 के आएंगे, तभी आपको नंबर्स में भी अच्छा इजाफा देखने की पॉसिबिलिटी मिलेगी। ये यहाँ पे नंबर्स जिस प्रकार से आए हैं, मेरे ख्याल से मार्केट्स थोड़ा सा फ्यूचर ग्रोथ विजिबिलिटी को लेके थोड़ी चिंतित है। हालांकि इनकी सब्सिडरी जो कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च में है सिंजिन, वो बहुत अच्छा काम कर रही है, बट जो पेरेंट बिजनेस है वो दूसरे फार्मा कंपनीज के मुकाबले में ग्रोथ नंबर्स आने वाले क्वार्टर्स में कैसा दिखाएगी, ऐसा थोड़ा सा चिंता एनालिस्ट कम्युनिटी में है। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे वेट करने की जरूरत है। आने वाला क्वार्टर होपफुली जो मार्च का क्वार्टर रहेगा और उसके बाद जो मैनेजमेंट की कमेंट्री आएगी वही स्टॉक को आगे रिलेट करेगा। बट एज ऑफ नाउ जिनके पास है वो होल्ड करे, बट फ्रेश खरीदारी मेरे ख्याल से थोड़ा सा समय रुके वही ठीक रहेगा। लग रहा है कि देखिए, दीपांशु का बहुत ही छोटा एक्विजिशन है और इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा री रेटिंग या बड़ा कोई अर्निंग सरप्राइज आएगा। बट हाँ, मेरे ख्याल से मैनेजमेंट की कमेंट्री बाद में जब आएगी कि एक्चुअली इनका मेन रीजन क्या है खरीदने का, क्योंकि 27 करोड़ का एक्विजिशन बहुत छोटा है, इसमें क्या बेनिफिट टेक महिंद्रा को मिलता है, कितना बिजनेस आगे स्केलेबल होगा, ये सारी बातें मेरे ख्याल से एक बार मार्केट को समझनी पड़ेगी और उसके बाद ही यहाँ पे एक अच्छा री रेटिंग आपको देखने को मिले। बट एटलीस्ट ऑन द फेस ऑफ इट बहुत छोटा एक्विजिशन है, मुझे नहीं लगता है कोई बड़ी री रेटिंग इमीडिएटली इस न्यूज के कारण होने की पॉसिबिलिटी। कि देखिए, फेडरल बैंक मुझे ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, क्योंकि जिस प्रकार का परफॉर्मेंस Q3 में आया है और जिस प्रकार से इनके डिपॉजिट्स ग्रोथ, लोन डिसबर्समेंट्स, एसेट क्वालिटी इन्होंने मेंटेन की है, मुझे लग रहा है कि फेडरल बैंक में इवन करंट लेवल पे अगर कोई मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहता है, तो 170 180 का एक नियर टर्म का टारगेट हमको लग रहा है। कोटक बैंक की बात करें तो देखिए, बहुत सारे चेंजेस अभी टॉप मैनेजमेंट में अनाउंस किए हैं, तो हमको लग रहा है कि इससे मार्केट्स को थोड़ा सा कंफर्ट जरूर मिलेगा। लेकिन अभी भी मुझे लग रहा है कि मार्केट शायद थोड़ा सा और एग्रेसिव ग्रोथ कोटक बैंक से एक्सपेक्ट कर रही है।
नंबर्स में अभी भी वो एग्रेशन आया नहीं है। मैनेजमेंट की कमेंट्री तो काफी पॉजिटिव है, तो मुझे लग रहा है कि इस लेवल पे जिनके पास है वो होल्ड करे। फ्रेश निवेश मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, एक बार पूरी क्लैरिटी आएगी तो इसमें अच्छी खासी रेटिंग आएगी, क्योंकि देखिए कोटक बैंक पिछले साल 1.5 साल से एक काफी बड़ा अंडर परफॉर्मर हो चुका है। तो अभी मार्केट्स उम्मीद लगा रही है कि नंबर्स आने वाले क्वार्टर में स्पेशली FY25 के लिए काफी मजबूत आएंगे, तो यहाँ पे होल्ड करें। और फेडरल बैंक में अगर आपको चाहिए तो आप थोड़ा सा एक छोटा निवेश भी इस प्राइस पे कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल देखिए, मुझे लग रहा है कि जो परफॉर्मेंस कोल इंडिया का आया है वो काफी बेहतरीन है, और ये स्टॉक एक बहुत स्लगिश परफॉर्मर माना जाता था, लेकिन जिस प्रकार का नंबर्स इन्होंने डिक्लेयर किया है, वॉल्यूम ग्रोथ के ऊपर फोकस किया है, मेरे ख्याल से आने वाला साल भी काफी अच्छा रहेगा। देखिए पावर जनरेशन जो थीम है, इसमें कोल इंडिया एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इनपुट है। मोनोपोली प्लेयर है, कैश रिच कंपनी है, और सबसे बड़ी बात जो अनिल जी ने भी कही कि इसमें डिविडेंड का जो ट्रिगर होता है वो तो पहले से है और अभी भी रहेगा। तो मेरे ख्याल से इवन करंट लेवल पे अगर किसी को खरीदना है लंबी अवधि के लिए, तो मेरे ख्याल से छोटा निवेश करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि आने वाले 1-2 साल पावर जनरेशन और कोल का काफी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन थर्मल एनर्जी के लिए रहेगा। तो आई वुड से दैट ये बाय ऑन डिक्लाइन वाला स्टॉक है, जरूर इसको पोर्टफोलियो में इंक्लूड करें। अनिल जी, जो आज 10 की कमाई का स्टॉक है वो बेसिकली एक वाटर पार्क वाली कंपनी है, और कंपनी का नाम है इमेजिका वर्ल्ड। देखिए इस कंपनी ने एक बहुत ही अच्छे नंबर्स पिछले 12-15 महीने में डिक्लेयर किए हैं, और यहाँ पे एक बड़ा मैनेजमेंट चेंज भी हो चुका है। मालपानी ग्रुप ने इस कंपनी को खरीदा है, लेकिन अभी 2-3 दिन पहले इन्होंने एक बड़ा रिस्ट्रक्चरिंग मूव अनाउंस किया है। इनकी सारी जो प्रमोटर ओन्ड कंपनीज थी वो अभी लिस्टेड कंपनी में आएगी, और ये डील पूरी तरह से 630 करोड़ में हो चुकी है, जहां पे उन्होंने कहा है कि 30 इंस्टॉलमेंट्स में ये पैसा इनके प्रमोटर्स को देंगे। लेकिन इस डील के बाद क्या होता है कि इनका रेवेन्यू जो है वो करीबन 400 करोड़ होता है, कामकाजी मुनाफा ऑलमोस्ट डबल होता है, करीबन 180 करोड़, और इनके पास 7 वाटर पार्क्स बनेंगे, जो वंडरला से कंपेयर करें तो उस साइज के होंगे, और मध्य प्रदेश इंदौर में भी अभी नया पार्क लगाने वाले हैं। तो मेरे ख्याल से देखिए अभी कंपटीशन बिल्कुल कम है। खोपोली में इनका जो पार्क है वो पहले ईसेल वर्ल्ड से कॉम्पीट करता था, लेकिन ईसेल वर्ल्ड काफी समय से बंद है। तो इनके लिए पूना मुंबई का तो मार्केट खुला है, लेकिन अभी लोनावाला में इनके 4 पार्क्स रहेंगे, शिरडी में 2 थीम पार्क्स रहेंगे, प्लस इंदौर में एक पार्क आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि आगे आने वाले 1-2 साल में बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आने की संभावना रहेगी। करीबन 85 का प्राइस अभी चल रहा है। हमारा मानना है कि अगले साल की बात करें तो 130-140 का नियर टर्म का टारगेट बन सकता है, क्योंकि बहुत यूनिक स्पेस है और काफी अच्छी तरह से इन्होंने मोनोपोलाइज्ड अपना पोजीशन ये इंडस्ट्री में की है। तो ये मेरी तरफ से एक अच्छा मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म पिक है, जो निवेशकों को जरूर इसमें कंसिडर करना चाहिए।